नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के गृह विज्ञान के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के गृह विज्ञान के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो पेपर का नाम यहाँ पर बताया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 2 का नाम जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो ज़रूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 या पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है, ठीक है? क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो कमेंट सेक्शन में आकर बोलते रहते हैं कि सर जी आपने जो पढ़ाया था वो तो एक भी प्रश्न नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भैया आपने मैं हर वीडियोज़ में इसीलिए बार-बार बोलता हूँ कि भैया एक बार सिलेबस से ज़रूर मैच करा लीजिएगा। तो आप मैच कराते ही नहीं हो। आपकी गलती है उसमें, आपको एक बार ज़रूर मैच कराना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो कंटेंट अवेलेबल है मैं उसी का वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है? और जो मैं देखता हूँ जितना तक मुझे मिल सकता है मैं उन सभी कंटेंट्स का वीडियो बनाता हूँ। और रही बात, दूसरा जो प्रश्न अक्सर अक्सर करके कमेंट सेक्शन में आता है कि सर जी लघु उत्तरीय ही नहीं दीर्घ उत्तरीय भी करवाइए। तो भैया यहाँ पर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि जो सीरीज़ वगैरह हैं या फिर जो बुक्स वगैरह हैं ये बहुत लेट में आई अवेलेबल हुई हैं। अब लेट में अवेलेबल हुई तो हम सारी चीज़ों को कवर तो करवा नहीं सकते, क्योंकि एमए फर्स्ट सेमेस्टर, एमए थर्ड सेमेस्टर दोनों का पेपर हो रहा है। और दोनों में मैं एक सब्जेक्ट तो पढ़ाता नहीं हूँ कि गृह विज्ञान ही केवल पढ़ाता हूँ। उसके लिए शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है, राजनीति शास्त्र, हिस्ट्री, जो कुछ भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट जितने भी हो सकते हैं उनको मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ। तो अभी क्या होता है कि सभी को पढ़ाना पड़ता है ना, सभी को पूरा सिलेबस कवर करवाना होता है, तो इसलिए जो है वीडियोज़ नहीं बन पाते हैं, उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं हो पाता है। अभी आपके यही 1-1 घंटे के वीडियोज़ हो जाते हैं। तो मेरा मकसद केवल इसमें इतना रहता है कि भैया जब आप पेपर देने जाओ तो आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे क्वेश्चन पेपर में, तो आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन तो नया है, मतलब इससे हम परिचित ही नहीं हैं। तो जब आप उससे परिचित रहेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो आगे आप बना-चुना कर तो लिख ही लेंगे ना। एमए कर रहे हो भैया बीए के बाद, इंटर किए, हाई स्कूल, इंटर, बीए, अब एमए कर रहे हो, तो इतना बना-चुना कर तो लिख ही सकते हो अगर थोड़ा बहुत जानकारी हो। तो बस वही थोड़ा बहुत जो जानकारी होती है मैं वही देने का प्रयास करता हूँ। हर क्वेश्चन से आपको परिचित कराने का भी प्रयास कराता हूँ, ठीक है? तो वीडियो आपको पूरा देखना है। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए कि जो है भैया सर ने जो है पढ़ा दिया है, परसों-नरसों पेपर है, हमें क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। चलिए बात करते हैं, जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली। कैसी होने वाली है? महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है इस पेपर के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, तो बस आपको ये वीडियो देख लेना है या इसको पूरा पढ़ लेना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला प्रश्न मेरे सामने आप पहला प्रश्न मेरे दोस्त आपके सामने दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि ह्यूमन विकास की परिभाषा बतानी है। आपको क्या बतानी है? देखिए, मतलब अलग दुनिया में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मानव विकास की हमें परिभाषा बतानी है, तो आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि हरलाक ने जो है, हरलाक महोदय ने मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये आपके कौन कहते हैं? हरलाक महोदय जी बताते हैं। ये बताना चाहते हैं कि जो विकास होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता। अभिवृद्धि किसे कहते हैं? अभिवृद्धि को अंग्रेजी में ग्रोथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रोथ कहा जाता है। तो जो अभिवृद्धि होता है वो विकास का ही एक छोटा-सा अंश होता है या छोटा-सा अंग होता है। इसका जो अभिवृद्धि का जो अर्थ लिया जाता है या अ, अभिवृद्धि का जो मतलब आप समझ सकते हैं ओवरऑल किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो बॉडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपकी शरीर बढ़ती है, मोटी होती है, आपका वज़न बढ़ता है, तो उसी को हम अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है? समझ रहे हो ना? जैसे आपकी लंबाई बढ़ रही है तो आप अभिवृद्धि कर रहे हैं, आप डब ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है? और जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है कि वो शारीरिक विकास का तो ध्यान रखता ही है, मतलब आप शारीरिक रूप से बढ़ें वो तो अच्छी बात है। साथ ही साथ आप मानसिक रूप से भी बढ़ें, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है किसमें आ जाती हैं? ये डेवलपमेंट मतलब विकास में आ जाती हैं। तो वही बताते हैं कि जो विकास है वो केवल शारीरिक बढ़ाव तक ही सीमित नहीं होता है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है मेरे पास। तो बताते हैं कि जो हमारे शरीर में या हमारे जो मानसिक स्थिति होती है उसमें वो सारे परिवर्तन आते हैं, वो भी किस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त? प्रगतिशील क्रम में।
ठीक है? क्या होते हैं एक प्रगतिशील मतलब आगे बढ़ने के क्रम में। ऐसा नहीं कि मतलब आप पहले बहुत अच्छे खासे लंबे हो रहे थे और फिर पता चला 2-3 दिन में छोटे होने लगे, तो वो प्रगतिशील नहीं कहलाएगा। प्रगतिशील का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है? तो मतलब जब आप वो क्या बोलते हैं कि जब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मेरे प्यारे दोस्त आगे की ओर आपके अंदर क्या होता है परिवर्तन होता है, मतलब ज़्यादा की ओर, ज़्यादा की तरफ, तो वो बताते हैं कि परिपक्वता की लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। मतलब वो क्या होता है जो मनुष्य होता है वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। मैच्योरिटी समझ रहे हो ना? जैसे कहते हैं कि भई तू भैया लड़का हो, लड़का नहीं रह जाता वो, फिर क्या हो जाता है? वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। यही बताते हैं कि इसी जो विकास है मेरे प्यारे दोस्त, इसके परिणाम स्वरूप बात करें तो व्यक्ति में नवीन विशेषताएँ, मतलब बोल रहे हैं नवीन का मतलब होता है नया, नई-नई विशेषताएँ उसके अंदर आ जाती हैं और नई-नई योग्यताएँ भी प्रकट होती हैं उसके अंदर, ठीक है? आगे मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के उस समय तक चलती है मेरे प्यारे दोस्त जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। आगे क्या लिखते हैं कि जो मानव विकास होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति जब से जन्म लेता है तब से स्टार्ट हो जाती है, उस समय से स्टार्ट होती है और उस समय तक चलती है मेरे प्यारे दोस्त जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक वो फुल डेवलप नहीं हो जाता है, तब तक मेरे प्यारे दोस्त वो विकसित होता रहता है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है आप विकास के बारे में, मानव विकास के बारे में आराम से बता दीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो मेरे प्यारे दोस्त आप बताएँगे किसने किया है? सिगमंड फ्रायड महोदय ने इसको जो है प्रतिपादित किया है किसको? तो व्यक्तित्व का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ये जो है प्रतिपादित किया है आपके सिगमंड फ्रायड महोदय ने। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में, तो तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या पूछ रहा है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है उसके बारे में आपको बताना है। ऐसे ही पूछे जाएँगे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स बस इतना ही लिख कर छोड़ देंगे तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स है मेरे प्यारे दोस्त ये मनोविश्लेषण वादियों की एक धारणा है। क्या है? जो मनोविश्लेषणवादी होते हैं उनकी ही एक क्या होती है? एक धारणा होती है। क्या? ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो माता और पुत्र के बीच यौन आकर्षण से संबंधित होती है। किससे होती है? माता और पुत्र के बीच जो है यौन आकर्षण से संबंधित होती है। इसके अनुसार पुत्र का माता की ओर संवेगात्मक तथा कामुक आकर्षण रहता है। मतलब बताते हैं इसके इसके अनुसार क्या होता है? जो पुत्र होता है उसका अपनी माता की ओर क्या होता है? संवेगात्मक और कामुक आकर्षण क्या होता है? बढ़ जाता है या रहता है इस तरीके से, तो उसी को ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न के बारे में, तो चौथा नंबर प्रश्न कहता है क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉल कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं या इलेक्ट्रॉल कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त वही चीज़ उल्टा हो जाता है। ये चीज़ें जैसे अभी आप माता-पुत्र के बीच में देख रहे थे, तो ये पिता-पुत्री के बीच में हो जाता है। बताते हैं कि इलेक्ट्रॉल जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये मनोविश्लेषणवादी की भी एक धारणा होती है, ये भी एक धारणा होती है, जो पिता और पुत्री के बीच यौन आकर्षण से संबंधित होती है। इसके अनुसार पुत्री का पिता की ओर संवेगात्मक तथा कामुक प्रकार का आकर्षण रहता है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका इलेक्ट्रॉल कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है आप 4 नंबर प्रश्न भी बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कितने नंबर 5 नंबर प्रश्न के बारे में कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मनोविश्लेषण का आपको यहाँ पर अर्थ बताना है, चूँकि 2 बार यूज़ हो चुका है, 2 से 3 बार ये वर्ड यूज़ हो चुका है मनोविश्लेषण, तो इसका आपको यहाँ पर अर्थ बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि मनोविश्लेषण जो होता है, वो मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। क्या है? जो मानव की जो मानसिक क्रियाएँ होती हैं, ठीक है? मानसिक रूप से जो क्रियाओं को करता है एवं जो उसके व्यवहार होते हैं, उन्हीं का जब हम अध्ययन करते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मनोविश्लेषण कहते हैं। किंतु इसे समाज के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। क्या बताते हैं? इसे हम किसके ऊपर? व्यक्ति के ऊपर ही नहीं, पूरे समाज के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। यह भावनात्मक रोगों की चिकित्सा के लिए उपाय बताता है। मतलब कहते हैं जब किसी को भावनात्मक या आप कह सकते हैं मानसिक रोग हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो उसकी चिकित्सा के लिए क्या किया जाता है? इसके द्वारा उपाय भी बताया जाता है, इसके द्वारा उसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है आप 5 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। छोटे-छोटे प्रश्न हैं, आपको इनको याद कर लेना है और याद ना कर पाएँ तो आराम से समझ लीजिए। 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे तो आराम से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएँगी, ठीक है? चलिए, छठा नंबर प्रश्न इसी पे पूछ रहा है कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के नाम लिखिए मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत 2 बताए गए हैं। पहला बताया गया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और दूसरा मनोलैंगिक सिद्धांत। ये किसने दिया है? ये आपके सिगमंड फ्रायड महोदय ने जो है इन दोनों सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप इन दोनों को यहाँ पर गिना दीजिएगा 1 और 2। चलिए, 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं, तो पूछ रहा है कि फ्रायड के अनुसार मन के कितने प्रकार होते हैं मेरे प्यारे दोस्त और उनके नाम भी आपको
यहाँ पर लिखने हैं, तो आप लिखेंगे इनके अनुसार जो है मन के कितने प्रकार होते हैं, कुल मिलाकर 3 प्रकार होते हैं। पहला चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन और तीसरा अचेतन मन। चेतन मतलब जब आप होश में होते हैं, अवचेतन मतलब जब आप अर्ध होश में होते हैं, आधा हाफ होश में होते हैं, और जब आप अचेतन मतलब कि एकदम बेहोश होते हैं, जब आपको कुछ भी मालूम नहीं होता। ये चेतन अवस्था, जैसे आप अभी नॉर्मली बैठे हैं, ये चेतन हो गया। जब आप मदिरा का पान कर लेते हैं, किसी प्रकार का नशा कर लेते हैं, तो आप अवचेतन में चले जाते हैं। और जब आप कोमा में चले जाएँ या सो जाएँ मेरे प्यारे दोस्त, या बेहोश हो जाएँ, तो उसको क्या कह देते हैं, अचेतन अवस्था कह देते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप मन के तीनों प्रकार के बारे में आराम से आप बता दीजिएगा। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मनोलैंगिक से विकास के जो सिद्धांत हैं मेरे प्यारे दोस्त, इनकी कितनी अवस्थाएँ होती हैं और इनके आपको यहाँ पर नाम भी बताने हैं, ठीक है? मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएँ हैं, इनके बारे में बताइए, और प्लस जो है इनके नाम भी बताएँगे। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि जो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत हैं, इनकी कुल मिलाकर कितनी अवस्थाएँ होती हैं? तो 5 अवस्थाएँ होती हैं। पहला होता है मुखीय अवस्था, दूसरा बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्या होता है? मुखीय अवस्था, दूसरा गुदीय अवस्था, तीसरा जो होता है मेरे प्यारे दोस्त वो होता है लैंगिक अवस्था, चौथा आपका होता है मेरे प्यारे दोस्त काम प्रस्तुति काल, ठीक है? उसके बाद 5वां जो होता है वो होता है जनेंद्रिय अवस्था, ठीक है? ये तो 5 अवस्थाएँ जो होती हैं, ये क्या होती हैं? मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएँ होती हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से इनके बारे में आप आराम से बता दीजिएगा, पाँचों को 5 आपको याद कर लेना है। 9वां नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि इरेक्शन ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि जो इरेक्शन महोदय थे, उन्होंने व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं का क्या किया है, वर्णन किया है, उसके बारे में बताया है, जो आपको यहाँ पर नीचे करके दिखाई गई हैं। 8 अवस्थाएँ बताई गई हैं, कौन-कौन सी हैं? तो पहली अवस्था बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, मुख संवेदीय अवस्था, दूसरा बताते हैं पेशीय गुदा अवस्था, तीसरा बताते हैं गतिमान लैंगिक अवस्था, चौथा बताते हैं प्रस्तुति अवस्था, पाँचवाँ बताते हैं किशोरावस्था, छठा बताते हैं प्रारंभिक वयस्कावस्था, सातवां बताते हैं मध्यम वयस्कावस्था, और आठवां बताते हैं आपका विकसित वयस्का अवस्था। तो ये 8 अवस्थाएँ आपकी हो जाती हैं किसके? व्यक्तित्व विकास की, ठीक है? तो इस प्रकार से आप इनको बता दीजिएगा। चलिए, अब 10वें नंबर प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, स्कीमा किसे कहते हैं? आपको यहाँ पर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में ज़रूर रख लीजिएगा। पूछ रहा है कि स्कीमा किसे कहते हैं, तो इसका जवाब आप देंगे मेरे प्यारे दोस्त कि बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती हैं तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? स्कीमा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको कोई चीज़ पहले से ही पता हो, जैसे आपको पता है कि अ आग को छूने से हम क्या हो जाएँगे, जल जाएँगे। तो आप क्या कर रहे हैं कि आपने जब आग को देखा, तो आपके दिमाग में कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, एक धारणा बनी। उसके बारे में या किसी व्यक्ति को ही लेकर के चलिए कि आपको किसी व्यक्ति के बारे में चाहे गलत हो या सही हो, किसी न किसी प्रकार की आपको जानकारी हो, और जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं, तो आपको उसके अंदर उसको देखकर आपके अंदर एक धारणा बनती है, एक अपना विचार बनता है, जो आपको उसके बारे में बताता है, उसके बारे में इंट्रोगेट कराता है। तो वही आपका क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। इस तरीके से आप बता दीजिएगा। तो ये आपके जो है 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? मैं आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन्स आपके अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। 11वें नंबर प्रश्न के बारे में बात करें, तो 11 नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त पहले हेडिंग आप डालेंगे कि संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय है, ठीक है? अब इसमें आप लिखेंगे क्या अभिप्राय है मेरे प्यारे दोस्त? कि बालक की मानसिक क्षमता का विकास, जिसमें बुद्धि आती है, चेतना आता है, विचार और समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित होती है, और इसका विकास शैशव अवस्था से शुरू हो जाता है। मतलब बताते हैं, जब हम संज्ञानात्मक विकास का अभिप्राय लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों से लेते हैं जो बालक की मस्तिष्क क्षमता का क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, विकास करता है। उसकी बुद्धि जो होती है मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें बुद्धि, चेतना, उसकी जो मानसिक क्षमता होती है, उस मानसिक क्षमता में क्या-क्या आती हैं, उसकी बुद्धि आ जाती है, उसकी चेतना आ जाती है, उसके विचार आ जाते हैं, और उसके जो समस्या समाधान की जो विधि होती है, वो भी आ जाती है मेरे प्यारे दोस्त, जो क्षमता होती है वो भी आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी मानसिक क्षमता के अंतर्गत जो है क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं, और इन्हीं का विकास करना ही क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। आगे आप लिखेंगे कि और इसका विकास जो है कहाँ से शुरू होता है, शैशवावस्था से इसका विकास स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हो जाता है। और जब बात करें संज्ञानात्मक विकास
एक जो है विकासात्मक प्रक्रिया है, मतलब विकासात्मक लगातार ये क्या होती रहती है, डेवलप होती रहती है, इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बनता है और जिसके द्वारा ही क्या होता है, जो एक बच्चा होता है वो कैसा व्यक्ति बन जाता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता दीजिएगा 11 नंबर प्रश्न का भी जवाब। अब हम बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 12 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के नाम लिखिए। क्या पूछ रहा है, जो पियाजे महोदय हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है आपको संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के नाम बताने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। संज्ञानात्मक अवस्थाओं को कितने, 4 अवस्थाओं में, संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में उन्होंने विभाजित किया है। कौन-कौन से? तो पहला बताया है जब बालक जन्म लेता है और 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे संवेदीय संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा बताते हैं 2 साल से लेकर के 7 साल का जब बच्चा हो जाता है उसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच की जो अवस्था होती है उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है? और जो आपकी 12 से 15 वर्ष की आयु होती है उसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से आप 4 अवस्थाओं को बता सकते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास की, ठीक है? ये 4 अवस्थाएँ बताई गई हैं, इनको आराम से आप बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, ये आपको बताना है और इसके चरणों के आपको यहाँ पे नाम भी बताने हैं कि कौन-कौन से चरण होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को जो है अल्बर्ट वंडुरा, किसने मेरे प्यारे दोस्त, अल्बर्ट वंडुरा ने प्रतिपादित किया है। इन्होंने सीखने के 4 चरण बताए हैं जो इस प्रकार से हैं, ठीक है? इन्होंने सीखने के कितने, अधिगम, अधिगम को ही सीखना कहते हैं, आप सभी को पता भी है, ठीक है? तो वो इसी बताते हैं कि जो अधिगम है या फिर जिसे आप सीखना कहते हैं, इसके कितने चरण बताए गए हैं, 4 चरण बताए गए हैं। पहला अवधान, दूसरी अवधारणा, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा मेरे प्यारे दोस्त पुनर्बलन। ये 4 अवस्थाएँ होती हैं सीखने की, ये किसके अकॉर्डिंग होती हैं? तो ये आपके अल्बर्ट बंडूरा जी के अकॉर्डिंग होती हैं जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है? 4 चरण भी इनके बताए थे। अब हम बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक अधिगम क्या है? आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि दूसरे लोगों के व्यवहार को देखकर उससे सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। इसके द्वारा व्यवहार या अभिवृद्धि में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब ये बताते हैं कि जब हम दूसरों को सीखकर अपने व्यवहार में किसी प्रकार का जब परिवर्तन लाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, या किसी व्यवहार को हम देखकर दूसरों से सीखते हैं, जैसे आपके चाचा, दादा, काका, नाना, मौसी, फूफा कोई भी हो सकते हैं, उनसे जब आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, या आस-पड़ोस के लोग हैं उनसे आप, या आपके हो सकते हैं कोई सेलिब्रिटी हो उनसे आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, किसी भी प्रकार का व्यवहार अपने अंदर उतारते हैं, तो उसी को जो है सामाजिक अधिगम कह दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। और बताते हैं कि इसमें, इसके कारण से जो है आपके व्यवहार या अभिवृद्धि में परिवर्तन देखने को भी मिल सकता है, मतलब हो भी सकता है, और इसमें परिवर्तन ना भी हो सकता है। दोनों चीज़ें संभव हैं इस सामाजिक अधिगम के अंदर, ठीक है? तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं 14 नंबर प्रश्न का जवाब भी, जिसमें पूछा गया था सामाजिक अधिगम के बारे में। अब हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के बारे में। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? किन्हीं 4 नामों को लिखिए। मतलब जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्त, इसके और कौन-कौन से नाम हैं इनके बारे में भी आपको बताना है, और लगभग जो आपके 4 नाम हैं उनको आपको यहाँ पर बताना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को हम निम्न नामों से जानते हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। पहला जो है वो बताया गया है अवलोकन का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को हम अवलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं। बात करते हैं, दूसरा बताते हैं अनुकरण सिद्धांत। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होता है मेरे प्यारे दोस्त, इसको हम अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा बताते हैं कि निर्देशन का सिद्धांत मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें भी आप लिखेंगे कि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत होता है इसको हम निर्देशन का सिद्धांत भी कहते हैं। और चौथा बताते हैं कि प्रेरणा का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को ही हम क्या कहते हैं? प्रेरणा का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है 15 प्रश्नों के बारे में 15 नंबर प्रश्नों के बारे में आराम से आप बता दीजिएगा। सामाजिक अधिगम के 4 नामों को भी लिख दीजिएगा, आराम से याद कर लीजिए, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अवधान किसे कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्त आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे आप कि अधिगम विषय वस्तु,
जिसको सीखना है, क्या बताते हैं अधिगम विषय वस्तु जिसको क्या है सीखना है, को आकर्षक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है। मतलब कहते हैं कि अधिगम मतलब कोई भी सीखने की विषय वस्तु है मेरे प्यारे दोस्त, और उसको आप किसी को सिखाना चाहते हैं, तो उसको आप क्या करें एक प्रभावी ढंग से और आकर्षक रूप से आप क्या करें उसको प्रस्तुत करें, मतलब कि बालक का इंटरेस्ट उसको मतलब देखने के बाद बन जाए कि अरे भैया बस यही चीज़ तो हम ढूंढ रहे थे कि ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। तो बस वही चीज़ क्या हो जाए मेरे प्यारे दोस्त, आपका क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है। आगे बताते हैं, व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अधिगम विषय वस्तु को आकर्षक, लोकप्रिय एवं रोचक होना चाहिए। मतलब बताते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति का आप अपनी ओर ध्यान जो है आकर्षित करना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो उसके लिए जिसको आप सिखाना चाहते हैं, जिस चीज़ को सिखाना चाहते हैं, जो आपकी अधिगम की विषय वस्तु है या सीखने की जो विषय वस्तु है, उसको आप आकर्षक बनाएँ, लोकप्रिय बनाएँ और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त रोचक बनाने का प्रयास करें। जब ये आप तीनों चीज़ उसमें ले आएँगे, तो वो क्या हो जाएगी, काफ़ी अच्छे से जो है सामने वाला सीख भी पाएगा और आप आराम से सिखा भी पाएँगे। अब बात करते हैं, बुंड महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने अवधान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अवधान क्या है मेरे प्यारे दोस्त? एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तेजना मेरे प्यारे दोस्त सॉरी तेजना कह रहे हैं। जिसके द्वारा उद्दीपक चेतना के सीमा मेरे प्यारे दोस्त प्रदेश से चेतना के केंद्र में आता है। क्या बताते हैं कि अवधान एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक चेतना जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसके सीमा प्रदेश से क्या होता है, चेतना के केंद्र में आता है। ये आपके कौन बताते हैं? बुंड महोदय जी बताते हैं अवधान को परिभाषित करते हुए। इसी चीज़ को परिभाषित करते हुए आपके जो है कौन मेरे प्यारे दोस्त, तो आपके हेब महोदय देखें तो हेब महोदय ने जो है बताया है, क्या बताया है कि अवधान वह स्वतंत्र केंद्रीय प्रक्रिया है मेरे प्यारे दोस्त, जो संवेदिक प्रक्रियाओं के लिए एक प्रकार से पुनर्बलन का कार्य करती है तथा अधिगम से बहुत अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। किसने बताया है? हेब महोदय ने बताया है। किसको? अवधान को। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि स्कीनर के अधिगम सिद्धांत को और कितने नामों से जाना जाता है? मतलब कह रहे हैं जो स्कीनर ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया है मेरे प्यारे दोस्त, इसको हम और किन किन नामों से जानते हैं, ये आपको यहाँ पर बता देना है। तो आप लिखेंगे कि स्कीनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन और नैमित्तिक अनुकूलन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है मेरे प्यारे दोस्त, किया था, जिसे निम्न नामों से भी जानते हैं। कौन-कौन से नाम हैं? तो पहला बताते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये पहला नाम हो जाता है। दूसरा नाम बताते हैं क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा बताते हैं नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत और चौथा बताते हैं क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। तो ये 4 जो है नाम बताए गए हैं अधिगम सिद्धांत के, जो किसने प्रस्तुत किए हैं मेरे प्यारे दोस्त? ये जो है स्कीनर महोदय ने प्रस्तुत किए हैं या प्रतिपादित किए हैं। तो इस प्रकार से आप इन चारों नामों को बता सकते हैं कि भैया अधिगम सिद्धांत को ही हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, नैमित्त अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं और कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है 17 नंबर प्रश्न का भी जवाब आराम से दे दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पुनर्बलन क्या होता है? आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि पुनर्बलन क्या है? आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है। क्या है? अनुक्रिया का क्या है? परिणाम है, जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ती है। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, क्या बताते हैं? जो पुनर्बलन होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये अनुक्रिया का एक परिणाम होता है और इससे क्या होती है, भविष्य में आगे चल के अनुक्रिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और पुनर्बलन को 2 प्रकार बताया है। 2 पुनर्बलन का कौन-कौन सा? पहला प्रकार बताया गया है धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। ठीक है, दूसरा बताते हैं प्राथमिक पुनर्बलन और जो है गौण पुनर्बलन। ये 2 प्रकार जो है आपके पुनर्बलन के बताए गए हैं, तो इनको भी आप आराम से लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका 18 नंबर प्रश्न भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 19 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि पावलोव के अधिगम सिद्धांत का नाम बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पावलोव का जो अधिगम सिद्धांत है उनके आपको यहाँ पर नाम बताने हैं। तो आप लिखेंगे कि पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत के आधार पर अनुबंधन को माना है। क्या मानते हैं? जो पावलोव हैं उन्होंने जो उनका सीखने का सिद्धांत था उसी के अकॉर्डिंग जो है उसी के आधार पर उसी के बेस पर उन्होंने अनुबंधन को भी माना है। आगे लिखते हैं कि अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन या अनुक्रिया के बीच एक सहचर्य स्थापित होती है। क्या होती है?
कि उद्दीपन जो है क्या अनुबंधन को बताते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होती है, उद्दीपन तथा अनुक्रिया दोनों के बीच क्या होती है, एक सहचर्य स्थापित होता है मेरे प्यारे दोस्त। पावलोव के सीखने के अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या फिर अनुकूलित अनुक्रिया कहा जाता है। इसके अन्य नाम इस प्रकार से यहाँ पर बताए भी गए हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम, तो पहला नाम बताया गया है कि संबंध प्रक्रिया सिद्धांत, पहला नाम बताते हैं संबंध प्रक्रिया सिद्धांत, दूसरा बताते हैं प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा बताते हैं अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, और चौथा बताते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो इस प्रकार से आप पावलोव की जो सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्त, इनके आप 4 और नाम भी आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नैतिक दुविधा किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि कोहल वर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं। ये आपके कौन बताते हैं, कोहल वर्ग महोदय जी बताते हैं। नैतिक दुविधा को क्या बताते हैं कि जब हम कभी कभी क्या होता है कि जब हमें डिसीजन लेना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस निर्णय लेने गलत के मध्य जो है जब हमें निर्णय लेना होता है तो उसमें हम कई सारी दुविधाओं में पड़ जाते हैं, कई सारी समस्याओं में पड़ जाते हैं और हम वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो जो समस्याएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो आपकी वो दुविधाएं होती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को नैतिक दुविधा कहा जाता है। इस प्रकार से आप जो है 20 नंबर प्रश्न का भी आराम से जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कौन सा, नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किया है। क्या किया है, इन्होंने अपने जो सिद्धांत है इनका मेरे प्यारे दोस्त, उसमें सिद्धांत में नैतिक विकास का क्या किया है मेरे प्यारे दोस्त, व्यवस्थित अध्ययन किया है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता के कितने स्तर होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता के कुल कितने स्तर होते हैं, 6 स्तर होते हैं, जिसमें से पहला आपका आ जाता है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था। ठीक है, ये आपका नैतिकता का पहला स्तर आ जाता है कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग। इन्होंने 6 स्तरों के बारे में बताया है। तो उसमें से जब पहला आपका आता है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, तो इसके भी मेरे प्यारे दोस्त कई प्रकार बताएंगे, जिसमें से पहला आता है आपका बाहरी सत्ता पर आधारित, और दूसरा आपका आता है मेरे प्यारे दोस्त व्यक्ति केंद्रित। क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति केंद्रित, एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। ये जो है आपके क्या होते हैं, पूर्व रूढ़िगत के जो है प्रकार हो जाते हैं। दूसरा प्रकार बताते हुए लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त नैतिकता का, रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। इसके भी 2 प्रकार बताए जाते हैं। कौन से बताए जाते हैं, अच्छे आपसी नहीं, मतलब 6 प्रकार हैं और इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने, 6 प्रकार हैं, 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग आपने देखा, उसमें 2 प्रकार आपने देखे, 2 दूसरे भाग में और तो 2 जो है तीसरे भाग में। तो इस प्रकार से आपके 6 प्रकार हो जाएंगे, उनको 3 भागों में बांट दिया जाता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। दूसरा बताते हैं रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। इसमें आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे, पहला जो प्रकार बताया गया वो बताया गया है अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। दूसरा बताते हैं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। ठीक है, तीसरा जो प्रकार आता है, तीसरा जो भाग आता है मेरे प्यारे दोस्त, उसे कहते हैं उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। इसमें मेरे प्यारे दोस्त पहला प्रकार आप लिखेंगे सामाजिक अनुबंधन उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन मेरे प्यारे दोस्त। और दूसरा बताते हैं सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। ठीक है, तो ये आपके जो है 6 प्रकार आप आराम से यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, किसके, नैतिकता के। चलिए अब हम बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 23 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि नैतिक तर्क क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कोहल वर्ग के अनुसार देखें तो सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नैतिक तर्क कहते हैं। ये आपके कौन बताते हैं, कोहल वर्ग जी बताते हैं। कहते हैं जब क्या हो कि जब आप सही और गलत के बारे में निर्णय लेने लगे मेरे प्यारे दोस्त, तो लेने में जो चिंतन की प्रक्रिया शामिल होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं। जैसे आप कोई भी सही और निर्णय का गलत लेते हैं तो उसमें आप किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। जो सोचने की आपकी वो प्रक्रिया होती है, जो चिंतन की वो आपकी प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहा जाता है, नैतिक तर्क कहा जाता है। किसके अकॉर्डिंग, तो कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नैतिक तर्क के बारे में भी बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि स्किनर का
सिद्धांत किस पर आधारित है? क्या पूछ रहा है कि स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? आपको ये बताना है। उन्होंने प्रथम एवं द्वितीय प्रयोग किस पर किया है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि जो स्किनर का सिद्धांत है, वो आपका उद्दीपन अनुक्रिया व फिर आप कह सकते हैं कि संबंधवाद पर क्या है मेरे प्यारे दोस्त आधारित है। किस पर? उद्दीपन अनुक्रिया या इसे हम संबंधवाद कहते हैं। इन्हीं पर क्या है आपका ये जो है स्किनर का ये सिद्धांत जो है आधारित है। और स्किनर ने प्रथम प्रयोग जो है किसके ऊपर किया था? चूहे के ऊपर। और द्वितीय प्रयोग जो उन्होंने किया था वो किसके ऊपर किया था? कबूतर के ऊपर किया था। ये दोनों चीजें आप यहाँ पर बता दीजिएगा। अब पूछ रहा है आपसे 25 नंबर प्रश्न, तो 25 नंबर प्रश्न आप बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या बताएँगे कि क्लासिकल अनुबंधन क्या है? आपको यहाँ पर बताना है। क्लासिकल अनुबंधन के बारे में तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि क्लासिकल अनुबंधन सीखने की एक विधि है। क्या है? जब आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसमें एक विधि का, एक प्रकार का, एक तरीके का यूज़ किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? क्लासिकल अनुबंधन कहते हैं। जिसमें क्या होता है? जिसमें ये होता है कि जैविक दृष्टि से मेरे प्यारे दोस्त, जैविक दृष्टि से शक्तिशाली उद्दीपन को सामान्य उद्दीपन के साथ क्या किया जाता है? युग्मित किया जाता है। मतलब कहते हैं जो चीज़ें क्या होती हैं? शक्तिशाली होती हैं और जो सामान्य होती हैं, उन दोनों को क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। इस युग्मन से सीखने में मदद मिलती है। क्या होती है? इस युग्मन से क्या होती है? सीखने में हमें क्या होती है? मदद मिलती है। इसी को हम क्लासिकल अनुबंधन कहते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से जो है आप 25 नंबर प्रश्न का भी जवाब आराम से दे दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उद्दीपन उद्दीपन अनुक्रिया क्या है? आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि किसी उद्दीपक को देखकर की गई क्रिया को मेरे प्यारे दोस्त क्या कहते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया कहते हैं। क्या बताते हैं? जब किसी उद्दीपक को देखकर आप क्या करते हैं? कोई भी क्रिया करते हैं तो उसी को हम उद्दीपन अनुक्रिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया कहते हैं। जैसे भोजन उद्दीपक को देखकर मुंह में लार आना उद्दीपन अनुक्रिया कहलाता है। मतलब कहते हैं जैसे आप क्या करें कि भोजन जिसको हम उद्दीपक कहते हैं, ठीक है? उद्दीपक कुछ भी हो सकता है। अभी हम यहाँ पे भोजन को उद्दीपक कह रहे हैं। तो आपने भोजन को देखा और आपके मुंह में क्या आई? लार आ गई। और जो वो लार आई मेरे प्यारे दोस्त, उसी को हमने क्या कह दिया? या आपकी उद्दीपन अनुक्रिया हो गई। ठीक है? तो इस प्रकार से जो है आप उद्दीपन अनुक्रिया के बारे में भी बता दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 27 नंबर प्रश्न आपसे मेरे प्यारे दोस्त यहीं पर पूछ रहा है कि परिस्थितिकी सिद्धांत क्या है? आपको यहाँ पर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है परिस्थितिकी सिद्धांत से। ठीक है? तो इसका जवाब देते हुए आप लिखेंगे कि परिस्थितिकी के सिद्धांत ऐसे तथ्य या नियम हैं जो मेरे प्यारे दोस्त, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। परिस्थितिकी के सिद्धांत क्या बताते हैं? ऐसे तथ्य या नियम हैं, जो परिस्थिति का सिद्धांत है वो एक ऐसा तथ्य है या एक ऐसा नियम है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में क्या करता है? हमारी मदद करता है। और ये पर्यावरण के अस्तित्व के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। और पर्यावरण के अस्तित्व के लिए क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप बता सकते हैं पारिस्थितिकी सिद्धांत के बारे में। अब 28 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी क्या है? आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि पारिस्थितिकी पर्यावरण अध्ययन का वह भाग है जिसमें हम क्या करते हैं? जीवों, पौधों और जंतुओं तथा उनके संबंधों या अन्य जीवित या गैर जीवित पर्यावरण पर पारंपरिक परस्पराधीनता के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या बताते हैं? जो आपकी पारिस्थितिकी पर्यावरण होता है मेरे प्यारे दोस्त, इसके अध्ययन के अंतर्गत वो भाग आते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? कोई भी जीव हो, कोई भी पौधा हो या किसी भी प्रकार का जंतु हो मेरे प्यारे दोस्त, या उनके संबंध के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त अन्य जीवों या गैर जीवित पर्यावरण के पराधीनता के बारे में जब हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? अध्ययन करते हैं, तो उसी को क्या कह देते हैं? पारिस्थितिकी कह देते हैं। इस तरीके से आप 28 नंबर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में क्या, कि पारिस्थितिकी तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये पारिस्थितिकी तंत्र आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक होता है, दूसरा कृत्रिम होता है। बोलते हैं इन्हें पुनः क्या मेरे प्यारे दोस्त? जलीय एवं स्थलीय दो भागों में बांटा जा सकता है। मतलब कहते हैं कि जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है इसको मुख्यतः दो भागों में तो बांटा ही जाता है, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। अगर आप इसको पुनः बांटना चाहते हैं तो पुनः जो है आप इसको जलीय और स्थलीय जल से संबंध रखने वाले को जलीय और स्थल से संबंधित रखने वाले को मेरे प्यारे दोस्त
स्थलीय 2 भागों में हम क्या कर सकते हैं और भी बाँट सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को, ठीक है? तो इस प्रकार से आप 29 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 30 नंबर प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? 1 मिनट, थोड़ा-सा पीछे हो गया। हुँ। आपसे पूछ रहा है कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व को क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? परिभाषित करना है। तो आप लिखेंगे कि व्यक्तित्व व्यक्ति के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक संरचना का क्या होता है? योग होता है जो इच्छाओं, रुचियों, आदर्शों, व्यवहारों, तौर-तरीकों, ढंगों, आदतों, स्वभावों तथा लक्षणों के रूप में प्रकट किया जाता है। वही आपका क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व को ही हम अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं। अब चीज़ें आपको समझ में आने लगी होंगी। क्या बताते हैं कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के जो सामाजिक मेरे प्यारे दोस्त या आप कह सकते हैं शारीरिक या मानसिक या संवेगात्मक जो भाव से संबंधित होते हैं, ठीक है? इन्हीं सारी चीज़ों के जब योग को इन्हीं सारी चीज़ों की संरचना का जब हम योग होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कह देते हैं, जो कि आपको इच्छाओं के द्वारा, रुचियों के द्वारा, आदर्शों के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा, तौर-तरीकों, ढंगों, आदतों और स्वभावों तथा स्वरूपों के द्वारा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? प्रकट होता है आपका क्या? व्यक्तित्व। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है? आगे मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे इसी चीज़ को परिभाषित करते हुए व्यक्तित्व को लिखा है। क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त? वुडवर्थ महोदय जी जो है इसी को आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्या लिखते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही क्या कहलाती है? व्यक्तित्व कहलाती है। आपके कौन बताते हैं? वुडवर्थ महोदय जी बताते हैं। गिलफोर्ड महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो गुणों का समन्वित रूप होता है। क्या होता है? गुणों का समन्वित रूप होता है। ये आपके कौन बताते हैं? गिलफोर्ड महोदय जी बताते हैं। वैलेंटाइन महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित गुणों का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? योग होता है। किसके अकॉर्डिंग? तो वैलेंटाइन महोदय के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मनोसामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त? आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि यह विकास की 7वीं अवस्था है। कितनी है? जो आपकी मनोसामाजिक विकास है जो मेरे प्यारे दोस्त, ये कौन सी अवस्था होती है? यह आपकी 7वीं अवस्था होती है। यह जो होती है मेरे प्यारे दोस्त, यह जो अवस्था होती है ये 30 वर्ष से लेकर के 65 मतलब 30 से लेकर के 65 ईयर के जो बीच का पीरियड होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसी को माना जाता है। एरिक्सन का मत है मेरे प्यारे दोस्त, वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि इस स्थिति में अ, प्राणी में जननात्मकता, ठीक है, की भावना विकसित होती है। क्या होती है? जननात्मकता की भावना विकसित होती है, जिसका तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा अपनी भावी पीढ़ी के कल्याण के बारे में सोचना और उस समाज को उन्नत बनाने का प्रयास करना जिसमें वह लोग रहते हैं। मतलब बताते हैं कि ये जो आपकी भावनाएं होती हैं ये कहाँ पर विकसित होती हैं? 30 से 60 वर्ष के बीच में विकसित होती हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें समाहित होती हैं? ये होती हैं कि वो उसके दिमाग में आता है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ करें, कुछ धन एकत्रित कर दें, कुछ ज़मीन खरीद के रख दे दें, और जो हमारा समाज है उसके लिए भी क्या करें, कुछ व्यवस्थित करें जिससे कि शिक्षा के लिए सुधार हो सके, लोगों के स्थिति सुधर सके। तो उसके लिए क्या किया जाता है? सोचते हैं और उनके लिए करते भी हैं, करने का प्रयास भी करते हैं। बताते हैं कि मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत मनुष्यों की सामाजिक प्रकृति और विकास पर सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब बताते हैं जो मनोसामाजिक विकास है मेरे प्यारे दोस्त, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जो मनुष्य होता है उसकी सामाजिक, प्राकृतिक और विकास पर सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण प्रभाव का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वही आपका क्या कहलाता है? मनोसामाजिक विकास कहलाता है। अब 32 नंबर प्रश्न जो है इसी को आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। क्या पूछ रहा है कि कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत क्या है? आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि कोहल वर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, वह जो है बालकों के नैतिक विकास पर बल देता है। क्या करता है? या बालकों के नैतिक विकास पर बल देता है, अर्थात उन्हें यह निर्णय लेने में सहायता करता है कि उनके लिए क्या उचित एवं अनुचित है, ठीक है? ये आपके कौन बताते हैं? कोहल वर्ग महोदय जी बताते हैं। यह सिद्धांत सत्य और असत्य के मध्य अंतर को स्पष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है? फिर से आप समझिएगा, कोहल वर्ग ने जो है नैतिक विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या करता है? बालकों के जो नैतिक विकास होता है मेरे प्यारे दोस्त, उस पे बल देता है। अर्थात आप इसे अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि उन्हें यह निर्णय लेने में सहायता करता है कि उनके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। जब वो बालक ये
ये निर्णय लेना होता है कि उसके लिए क्या सही, क्या गलत है मेरे प्यारे दोस्त, क्या उचित, क्या अनुचित है। तो वो जो जिससे वो सहायता प्राप्त होता है, वही उसका क्या कहलाता है, नैतिक विकास कहलाता है। और यह सिद्धांत सत्य और असत्य के मध्य जो है क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, अंतर को भी स्पष्ट करने का कार्य करता है आपका कौन, नैतिक विकास। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बता दीजिएगा कोहल वर्ग के नैतिक विकास को। चलिए अब हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बाइगोत्सी बाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। मतलब क्या बताते हैं, जो उनका सामाजिक, अरे हमने तो प्रश्न ही नहीं पढ़ा। 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे जो बाइगोत्स्की महोदय हैं वो अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार देखें तो बताया गया है कि सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच एवं व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती है, जो एक संस्कृति से दूसरे से भिन्न हो सकता है। मतलब बताते हैं कि इस जो ये सिद्धांत बताया गया है, इसके अनुसार क्या होता है, जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है मेरे प्यारे दोस्त, वही क्या करती है, बालक की सोच एवं व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती है। मतलब जो उसकी सोच है और उसका जो व्यवहार करने का तरीका है, उसमें लगातार वो बदलाव करती रहती है, जो एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न होती है। मतलब बताते हैं एक संस्कृति से दूसरे से जो उनको अलग दिखाती है। इसके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। मतलब बताते हैं इसके अनुसार क्या होता है, किसी बालक, कोई भी बालक हो, उसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर क्या होता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बाइगोत्स्की का सिद्धांत भी बता सकते हैं। 34 नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि ब्रोफेन-विरेन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ब्रोफेन-विरेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत की 5 प्रणालियों का नाम लिखिए मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे ब्रोफेन की पारिस्थितिकी सिद्धांत की 5 प्रणालियाँ कौन-कौन सी बताई गई हैं। तो पहली प्रणाली आपकी बताई गई है माइक्रो सिस्टम। ठीक है, पहली प्रणाली क्या बताई गई है, माइक्रो सिस्टम। दूसरा बताते हैं मेसो सिस्टम। चौथा बताते हैं एक्सो सिस्टम। ठीक है, चौथा और पाँचवा बताते हैं माइक्रो सिस्टम। और मेरे प्यारे दोस्त पाँचवा आपका बताते हैं क्या, क्रोनो सिस्टम। ठीक है, क्या, क्रोनो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम जो आपका है मेरे प्यारे दोस्तों माइक्रो सिस्टम है, और जो आपका चौथा है वो मैक्रो सिस्टम है। ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों में फर्क है पहले और चौथे में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप 34 नंबर प्रश्न के बारे में बता सकते हैं कि जो उन्होंने ब्रोफ्रे ब्रोफेन ब्रेनर ने जो है क्या किया है, पारिस्थितिकी सिद्धांत की 5 प्रणालियाँ जो बताई हैं, जो यहाँ पर आपकी दी गई हैं। आराम से इनको याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अवधान प्रक्रिया की विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है। अवधान क्या था, आपको याद है ना, कि जब आप किसी भी चीज़ को सिखाना चाहते हैं उसको आप क्या करें, प्रभावी ढंग से, या आप कह सकते हैं आकर्षित रूप से क्या करें, उसको दूसरे के सामने प्रस्तुत करें, तो वही आपका अवधान कहलाता है। तो उसकी आपको यहाँ पर विशेषताएं बतानी है। तो विशेषताओं के बारे में बता दीजिएगा। ये पहला क्या है, ये तत्पर रहता है। दूसरी विशेषता होती है कि ये शारीरिक समायोजन रहता है इसके अंदर। तीसरी बताते हैं कि ये चयनात्मक प्रक्रिया के बारे में भी बात करता है। चौथी बताते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य इसके होते हैं। पांचवा बताते हैं कि अन्वेषण रहता है मेरे प्यारे दोस्त। छठा बताते हैं दोहरी प्रक्रिया होती है। सातवां बताते हैं कि सक्रियता पाई जाती है। आठवां बताते हैं पेशीय स्ववृत्ति पाई जाती है। नौवां बताते हैं संज्ञानात्मक प्रक्रिया पाई जाती है। 10वां सीमित विस्तार मेरे प्यारे दोस्त। 11वां क्या बताते हैं कि संकीर्णता। और आपका 12वां बताते हैं स्वतंत्र केंद्रीय प्रक्रिया पाई जाती है। ये आपके अवधान प्रक्रिया के क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, 12 विशेषताएं होती हैं, जिनको आपको यहाँ पे याद कर लेना है। और जब आपसे पूछे तो आराम से आप उनको लिख दीजिएगा। तो आई होप ये आपके 35 के 35 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको जो है फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि सर पेपर नंबर 3 का भी वीडियो ले आओ, क्योंकि पेपर जो है हमारा कब होने वाला है, 2 दिन बाद आपका पेपर होने वाला है। तो हम ये पेपर नंबर 3 का भी वीडियो ले आएंगे। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप फिर से देख लीजिए। तो चलिए जो है आपको क्या कहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।